Hi everyone, welcome back to the video and in this video we'll be discussing a very important topic जिसका नाम है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। हम सबको पता है 42nd अमेंडमेंट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट माना जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। तो ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 मतलब जब सन ईयर 1976 चल रहा था उसी ईयर में 42nd अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। तो देखिए एक चीज़ हम सबको पता है कि मैंने आपको बताया था एक्ट कानून होता है जो हम सब पे लागू होता है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी बिल वर्सेस एक्ट, जिसमें बिल और एक्ट क्या होता है मैंने समझाया था। बिल वो पेपर वर्क होते हैं जो मिनिस्टर्स अपने अंडर करते हैं और फिर उसको लोकसभा राज्यसभा में डिस्कशन के बाद जब राष्ट्रपति प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं तब वो एक्ट बनता है। तो जाहिर सी बात है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट इज़ अ रूल फॉर ऑल ऑफ अस टू फॉलो इन द कंट्री। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक चेंजेस हुए थे। क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि इसमें मोर नंबर ऑफ चेंजेस है एज़ कंपैरिजन टू एनी अदर अमेंडमेंट दैट हैज़ बीन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टिल डेट, राइट। सो देखिए लार्ज नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स हुए थे इसके अंदर और इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स देखने को मिले थे, मतलब बेसिकली किन किन टॉपिक्स पे अमेंडमेंट किया गया था। प्रियम्बल पे, 7th शेड्यूल पे, और इसके अंदर 14 न्यू आर्टिकल्स ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एंड 2 न्यू पार्ट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जोड़े गए थे। फिर इसके अलावा अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्रियम्बल, 7th शेड्यूल के अंदर चेंजेस हुए, मतलब अमेंडमेंट किया गया। 14 न्यू आर्टिकल्स के अंदर चेंजेस किए गए, मतलब इसके अंदर जोड़े गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है ना। अब आप यहाँ मत कंफ्यूज होइएगा कि कहाँ पे चेंजेस हुए थे, कहाँ पे ऐड हुआ था, क्या हुआ था, है ना। तो ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड हुई थी। अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन वो सेट ऑफ रूल्स है जहाँ जिसमें हमारी कंट्री कैसे रन की जाएगी उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो देखिए चेंजेस कैसे हुए थे। प्रियम्बल के अंदर इन्होंने क्या किया था, कुछ वर्ड्स ऐड किए थे जैसे सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। मतलब 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से पहले जो प्रियम्बल है उसके अंदर ये 2 वर्ड्स एडेड नहीं थे, तो इनको ऐड किया गया था, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, राइट। सो इसके अलावा यूनिटी ऑफ नेशन को चेंज किया गया था, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। यूनिटी ऑफ नेशन को चेंज किया गया था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर भी चेंजेस करने किए गए थे, जैसे आर्टिकल 39A एंड आर्टिकल 43A और आर्टिकल 48A ऐड किया गया था। कहाँ पे, किस सेक्शन में? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ऐड किए गए थे आर्टिकल 39A, 43A, 48A, ठीक है। और इसके अलावा चेंजेस किए गए थे आर्टिकल 39F के अंदर। 39F के अंदर इसके अंदर क्या चेंजेस थे कि चाइल्ड को जो अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटीज़, उन सब का ध्यान रखना है और उनको प्रोटेक्शन देनी है एक्सप्लॉइटेशन से। कहते हैं ना कि जैसे 14 साल का जो बच्चा है उसको राइट टू एजुकेशन है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया, इसीलिए तो स्ट्रिक्टली फॉलो होता है ये चीज़। तो बच्चों का संशोधन भी ना हो, एक्सप्लॉइटेशन ना हो, ये भी हमारा आर्टिकल 39F इन सब चीज़ों को इंश्योर करता है। इसके अलावा मोरल अमेंडमेंट के अगेंस्ट भी इस पर बातें लिखी गई हैं आर्टिकल 39F में, चिल्ड्रन से रिलेटेड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्टिकल 39A में क्या था चेंजेस, जो था इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड दिया जाएगा गरीबों को। इक्वल जस्टिस मतलब जस्टिस जो है, न्याय है, उस पर गरीब अमीर सबका अधिकार है, तो सबको दिया जाएगा। और फ्री लीगल एड मतलब जैसे मान लीजिए हम सुनते हैं सरकारी वकील वगैरह, जैसे किसी के पास पैसे ज़्यादा नहीं होते हैं तो सरकार सरकारी वकील भी अलॉट करती है आपका केस लड़ने के लिए, तो फ्री लीगल एड भी दिया जाएगा गरीब लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते खुद फाइनेंशियली, है ना। तो ये हमारा आर्टिकल 39 ये बताता है दैट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पोर। ये कब हुआ था? जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया था तब ये ऐड हुआ था। कहाँ पे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। फिर आर्टिकल 43A जो हमें बताता है कि सिक्योर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, कि वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होगा इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में।
ये हमारा आर्टिकल 43A में ऐड किया गया था आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्टिकल 48A जो है, आर्टिकल 48A, ये सब कहाँ जुड़े थे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि चीज़ें जो पढ़ रही है ये सब डायरेक्टिव जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 हुआ था उसके बाद जोड़ी गई थी पर्टिकुलर टॉपिक्स के अंदर, जिसमें से आर्टिकल 39A, 43 एंड 48A वॉज एडेड अंडर द टॉपिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट। सो इसके अलावा हम बात करें तो 43 आपको बता दिया कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन ध्यान दिया जाएगा कि इंडस्ट्री के मैनेजमेंट के अंदर हो। नेक्स्ट इज आर्टिकल 48 है जो बताता है प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि जो जंगल जा रहे हैं हमारे वाइल्ड लाइफ्स हैं, जानवर्स वगैरह हैं हमारी कंट्रीज़ के, उनको प्रोटेक्ट करना है हमारे इन्वायरमेंट को, ये आर्टिकल 48 इंश्योर करता है, राइट। तो काफ़ी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा जो सिर्फ ना इंसानों के लिए बना है बल्कि जानवर के लिए भी, इन्वायरमेंट्स के लिए भी, हर चीज़ पे फोकस डालता है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू फुलफिल आर बेसिक नीड्स, राइट, जो हमारे काम आती है चीज़ें। इसके अलावा अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, जी हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर भी ये चीज़ें जोड़ी गई थी, कुछ चीज़ें आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो क्या था? पार्ट 4A बनाया गया था अंडर आर्टिकल 51 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 51 के अंदर पार्ट 4A बनाया गया था विच इज़ अ सेक्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट्स तो है जो हमें गवर्नमेंट देती है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जिसको एंजॉय करके हम एक बहुत ही रेप्यूटेटिव लाइफ जीते हैं, है ना, और काफ़ी आत्मसम्मान के साथ जीते। लेकिन कुछ ड्यूटीज़ भी तो होती है ना, कि नहीं? तो उसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स का इक्विवेलेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ विच इज़ अंडर आर्टिकल 51 एंड व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ इट? पार्ट 4A। ए याद रखिएगा, ठीक है, पार्ट 4A। पर ये कब जुड़ा था? आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो हम ये कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स तो जो है वो पहले से भी था, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद जुड़ी गई थी, ठीक है। फिर सेवन्थ शेड्यूल भी जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर, जो कि क्या कहता है, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट को 7 शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया था। इसके अलावा फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट एक्सेप्ट, याद रखिएगा, सारे कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये सब स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट के अंदर जोड़े गए थे आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्या क्या? फॉरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये सब जोड़ा गया था कहाँ पे? स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के अंदर। और सारे कोर्ट्स भी, लेकिन एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज़ द अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया विच इज़ द हाई, विच मीन्स हाईएस्ट कोर्ट, राइट। सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट इंडिया का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए थे आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 विच इज़ कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट नाउ ही इज़ ऑब्लिगेटेड टू फॉलो कैबिनेट एडवाइस की। जो हमारे प्रेसिडेंट है, चाहे मिस्टर हो चाहे मिसेज हो, मतलब ही हो या शी हो, दोनों ही, कोई भी प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट जो है हमारे, वो कैबिनेट के एडवाइस को मानने के आदी हैं, उनको कैबिनेट का एडवाइस मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कब जुड़ा था पार्लियामेंट के अंदर? आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसके अलावा आर्टिकल 257A जो है अलाउ करता है सेंटर को, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 257A अलाउ सेंटर टू डिप्लॉय सेंट्रल फोर्स इन स्टेट टू डील कॉन्फ्लिक्ट्स, कि जो सेंट्रल फोर्सेस है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के अंदर लगा सकता है जब कॉन्फ्लिक्ट हो, जब झगड़े वगैरह हो। ये आर्टिकल 57A पार्लियामेंट के अंदर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद जोड़ा गया था। क्वरम इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, जो भी क्वरम किया जाएगा पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, ये भी जोड़ा गया था हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद। फिर जो इमरजेंसी डिक्लेयर की जाएगी अंडर आर्टिकल 352, तो नेशनल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन में भी एप्लीकेबल टू एंटायर कंट्री और जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, कि ज़रूरी नहीं है कि नेशनल, अब जैसे नेशनल, अगर हम नेशनल का बात करते हैं तो मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया, लेकिन यही चेंजेस किए गए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद कि जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है अंडर आर्टिकल 352, तो
वो जो इमरजेंसी वो पूरे देश पे लागू होगी या नहीं होगी, दैट इज़ अंडर द पार्लियामेंट्स डिसीजन, सो दैट वाज एडेड आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्सटेंडेड वन टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट फ्रॉम 6 मंथ टू 1 ईयर। मतलब 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जब तक नहीं आया था तब तक प्रेसिडेंट का जो ड्यूरेशन ऑफ रूल होता था वो 6 मंथ का होता था, लेकिन उसको फिर चेंज किया गया, एक्सटेंड किया गया 6 मंथ्स टू 1 ईयर, 1 साल तक। इसके अलावा अगर हम बात करें जुडिशरी की, तो देखिए जुडिशरी जो है हाई कोर्ट के पास जुडिशियल पावर, हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू पावर कटेल की गई। क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, इंडिया के हर स्टेट के अंदर जुडिशियल सर्विस लाई गई, फैसिलिटीज़ लाई गई। पार्ट 14A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐड किया गया। आर्टिकल 323A एंड 323B डील करती है ट्रिब्यूनल से, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से। ये सब चेंजेस कब हुए थे? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद। और इसके अलावा आर्टिकल 335B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? सस्पेंडिंग द गिवन बाय, मतलब कि बाय आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विदाउट स्पेशल नोटिस। कि आर्टिकल 35B जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बना वो क्या कहता है कि आर्टिकल 19 के तहत जो भी राइट्स या जो भी रूल्स या जो भी पावर दिए जाते हैं उसको बिना किसी स्पेशल नोटिस के सस्पेंड किया जा सकता है। तो बेसिकली ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 था, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए थे तो हम इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक बहुत बड़े पैमाने पे और काफ़ी टॉपिक्स पे चेंजेस करने को मिले थे। जैसे प्रियम्बल के अंदर भी हुआ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, एंड इमरजेंसी के बारे में भी, जुडिशरी के बारे में भी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक हमें देखने को मिला चेंजेस। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 था क्या और कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस किए गए। अगर हो गया हो तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। थैंक यू।